गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अपन ने अपने बुक का जो फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था स्थिर विद्युत की, तो उस चैप्टर में कल अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि आवेश क्या होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है कि दो प्रकार का होता है, धनावेश ऋणावेश। जब कोई वस्तु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर ऋणावेश आता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, फिर अपन ने ये पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को अपन आवेशित किस प्रकार कर सकते हैं, तो आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी। तो आवेशन की विधियों में अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले हम किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित कर सकते हैं, उसको संपर्क में दो वस्तुओं को लाके उसके द्वारा आवेशित किया जा सकता है। फिर तीसरा था प्रेरण की प्रेरण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इनमें था प्रेरण। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि अगर किसी वस्तु पर धनावेश है या ऋणावेश है उसका पता कैसे लगाया जाए। ठीक है, कि उसके जो चार्ज है उसकी प्रकृति का, आवेश की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है कि उस धनावेश या ऋणावेश कि कौन सा आवेश है उसका पता अपन किस प्रकार लगाएं। ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है और उस उपकरण का नाम है विद्युत दर्शी। क्या नाम है? विद्युत दर्शी। ये देखो, ठीक है। तो विद्युत दर्शी क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की प्रकृति का पता कर सकते हैं कि धनावेश है या ऋणावेश है। दूसरी चीज़, उसके परिमाण के बारे में पता कर सकते हैं कि कितना आवेश है, 5 कूलाम है कि 7 कूलाम है कि 8 कूलाम है कि 10 कूलाम है। तो किसी भी वस्तु पर आवेश की प्रकृति व परिमाण का पता बताने वाला उपकरण क्या कहलाता है? विद्युत दर्शी कहलाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना क्या होती है। तो संरचना में देखो, सबसे पहले ये इसकी जो संरचना का मैंने डायग्राम बना रखा है। सबसे बाहर देखो ये एक डब्बा सा दिखा हुआ आपको डायग्राम में, इसको कहते हैं कांच का जार। क्या होता है? यह एक कांच का जार होता है कि एक कांच का एक बर्तन होता है। उसके देखो ऊपरी सिरा में जैसे लाइन लाइन कर रखी है ये वाला, ठीक है, ये इसको बोलते हैं कोर्क। क्या बोलते हैं? कोर्क। ये लिखा हुआ है कि कोर्क होता है। ये कोर्क यूज किया जाता है बाहरी जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पर रखा जाता है उससे इसका संबंध विच्छेद करने के लिए, कि बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो वातावरण है, उसका इस उपकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। एकदम इसको इस कोर्क के द्वारा बंद कर दिया जाता है ताकि जो बाहर की वायु है वो अंदर नहीं आए। अब इसमें देखो एक धातु की जो छड़ है, ये वाली लंबी धात्विक छड़ जो डायग्राम में लिख रखा है, इसमें एक ये ऊर्ध्वाधर लटकी रहती है। ठीक है, कोरक में बीच में इतनी जगह रहती है कि जो एक धात्विक छड़ है वो कोरक में लगी रहती है, और उसको अपन ने लगा के कोरक को अपन ने बंद कर दिया। ठीक है, और नीचे ही नीचे दो स्वर्ण पत्तियाँ होती है, सोने की पत्तियाँ, और ऊपर ये आपका रहा है कि धात्विक छड़ है ये वाली। ठीक है, जो अपने इसके पास में लाते हैं। ठीक है, अब देखो कि आवेश की, देखो ये तो हो गया डायग्राम कि किस प्रकार की संरचना होती है। कांच का जार होता है, धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी रहती है, धात्विक छड़ के निचले सिरे पर दो सोने की पत्तियां होती है, ऊपरी सिरे पर धात्विक छड़ है जिसका अपन आवेश पता करते हैं। ठीक है, अब मान लो अपन ने प्लस प्लस आवेश की एक प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश के एक जो धात्विक छड़ है उसको अपन इसके पास में लाए, तो ये क्या होगा? इसको अपन जैसे ही देखो, ये देखो स्टैंड हो गया, ठीक है, इसके संपर्क में लाएंगे तो इससे होता हुआ आवेश प्लस 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 होता हुआ आवेश इस स्वर्ण पत्तियों पर आ जाएगा, नीचे वाली पर। ठीक है, अब स्वर्ण पत्तियों पर देखो, इस वाली पत्ती पर भी आवेश आएगा, इस वाली पर भी आएगा। ठीक है, अब जैसे प्लस आवेश है, इधर भी प्लस आवेश आ गया, इधर भी प्लस आवेश आ गया, तो दोनों पत्तियों पर क्या हो गया? प्लस प्लस आवेश हो गया। तो दोनों पत्तियों पर समान प्रकृति का आवेश हो गया। तो समान प्रकृति के आवेश के मध्य कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। और उस प्रतिकर्षण के कारण जो ये आपकी पत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो पत्तियां हैं ये फैल जाती है, और इन पत्तियों का जो फैलाव है वो आवेश के परिमाण के बारे में आपको जानकारी दे देता है। नीचे एक देखो भू संपर्कित बिंदु भी है, इसको ग्राउंडेड करने के लिए। अब मान लो कि विद्युतदर्शी है, ठीक है, उसके ऊपर पहले से ही ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव आवेश है। ठीक है, ये पहले से ही उसके ऊपर उपस्थित है मान लो। ठीक है,
अब अपन ने जो प्लस की जो छड़ लाई, अब देखो नेगेटिव छड़ है, नेगेटिव आवेश श्रवण पत्तियों पर है, ठीक है। तो अगर अब ये श्रवण पत्तियां दोनों पर नेगेटिव आवेश है तो कुछ दूरी तक फैली रहेंगी, जितना इन पर आवेश है उस आवेश के अनुसार ये उतनी फैली रहेंगी, ठीक है। अब वो अपन को एंगल पता है कि भाई ये इतनी डिग्री के ऊपर ये जो पत्तियां हैं वो फैली हुई है। अब अपन ने जो एक छड़ लाए, मान लो पहले एक ऋणात्मक आवेश की छड़ लाए, ठीक है। ये जो ऋणात्मक आवेश की ये छड़ लाए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव होता 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 इस छड़ से होता होता कहाँ पर आ जाएगा, पत्तियों पर। पत्तियों पर पहले से नेगेटिव चार्ज था, वो कुछ फैली हुई थी, अब और नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब पत्तियों के ऊपर दोनों तरफ जो ऋणात्मक जो चार्ज था वो ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो अब आपको पता है कि जैसे आवेश ज़्यादा होगा वो प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, तो पत्तियाँ और अधिक फैल जाएगी, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, अगर अपन धनात्मक छड़ लाते हैं, ठीक है, धनात्मक आवेश की छड़ लाते हैं तो धनात्मक आवेश यहाँ से होता होता आएगा, पत्तियों पर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश फैल जाएगा। तो अब आपको पता है जो पहले से जो नेगेटिव चार्ज था उसके कारण जो पत्तियाँ फैली हुई थी, अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज जो पहले से उपस्थित था उसका जो मान है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब उसका मान कम हो जाएगा तो पत्तियाँ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब अपन देखो इस प्रकार इससे अपन निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि अगर आवेश विद्युतदर्शी और जो अपन जिस मतलब जिस छड़ पर या जिस वस्तु पर आवेश का पता लगाना चाहते हैं, अगर वो दोनों समान प्रकृति का है तो पत्तियां और अधिक फैलेगी, तब आप बता सकते हो कि उस छड़ पर क्या आवेश है। और अगर दोनों पर आवेश विपरीत प्रकृति का है तो पत्तियां क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो इन पत्तियों का फैलाव और सिकुड़ना अपन को आवेश की प्रकृति के बारे में जानकारी दे देता है और अपन पता कर लेते हैं कि इसके ऊपर कौन सा आवेश है। अब अपन बात करते हैं कि आवेश का परिमाण कैसे पता चले, भाई कितना आवेश है। तो वो देखो जैसे कोई भी उपकरण हो, जैसे अपन ने एमीटर देखो, वोल्ट मीटर देखो, वो रीडिंग देता है कि जो सुई है वो विक्षेपित होती है। अब देखो अगर कम विक्षेपित हुई है तो कम धारा है, वहाँ पर अपन ने लिख रखा होता है कि 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर, ज़्यादा हो गई तो और ज़्यादा धारा का मान बढ़ेगा, और ज़्यादा हो गई तो और धारा का मान बढ़ेगा, अगर कम होती है तो कम होगा। इसी प्रकार इसमें होता है कि पत्तियों का जो फैलाव है इस वाले में डायग्राम में जो आवेश है क्यों, वो डिपेंड करता है थीटा पर। किस पर डिपेंड करता है, जो क्यों है वो डिपेंड करता है थीटा पर। थीटा मतलब क्या है, दोनों पत्तियों के बीच का कोण। अगर कोण जितना ज़्यादा कोण होगा उतना ज़्यादा आवेश रहेगा। तो अपन ने देख लिया कि अगर 50 डिग्री कोण के ऊपर जो आवेश है वो 1 कूलाम है, 100 पर 2 कूलाम है, 300 पर 3 कूलाम है। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा आवेश बढ़ेगा, थीटा का मान कम होगा वो उसका आवेश का मान कम होगा। तो इस प्रकार इस एंगल के ऊपर अपन ने रीडिंग लिख के कि इतना आवेश है, आवेश की प्रकृति और परिमाण का पता लगाया जा सकता है। तो सिंपल रूप में विद्युतदर्शी क्या हो गई, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम आवेश की प्रकृति और परिमाण का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट है ये इतना विद्युतदर्शी, इतना सही है। अब देखो आवेश के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ मूलभूत जानकारी हैं जो आपको रखनी होती है, वो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो आवेश, सबसे पहले तो ये आता है कि जो भी अपन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो वो कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है। तो याद रखो आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब इसके द्वारा दिशा का ज्ञान नहीं होता है। बस आपको यही पता है कि आवेश 5 कूलाम है कि 10 कूलाम है, ये नहीं कि 5 कूलाम पूर्व दिशा में है तो 8 कूलाम पश्चिम दिशा में हो जाएगा, नहीं। आवेश जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। दूसरा अपन पढ़ते हैं मात्रक। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो एक कूलाम नाम के वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में आवेश का मात्रक का नाम क्या दिया गया, कूलाम दिया गया। और दूसरा जो ऐसा ही मात्रक होता है उसको अपन कहते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर गुणा सेकेंड। ये कैसे आया, तो देखो आई बराबर धारा का आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर या आवेश बट्टा आवेश में लगा समय, प्रवाहित होने में लगा समय। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाते हैं, विद्युत धारा। मतलब आई बराबर क्या आता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, आई टी। अब देखो आई क्या है, विद्युत धारा, और उसका ऐसा ही मात्रक अपन ने जो 7 भौतिक राशि पढ़ी थी क्लास 11 में, लंबाई द्रव्यमान समय विद्युत धारा ज्योति तीव्रता ताप, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, उनमें एक विद्युत धारा भी एक भौतिक राशि थी जिसका मात्रक क्या होता था, एम्पियर। और टी क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से क्यू बराबर आई टी से आपको मात्रक क्या मिल गया, एम्पियर गुणा सेकंड। अब देखो विमा, क्यू बराबर आई टी, आई क्या है एम्पियर, एम्पियर की विमा होती है ए, और टी क्या है समय, समय की विमा होती है टी। तो देखो मात्रक क्या हो गया, 3 4 राशि लिए अपने एम
जीरो, द्रव्यमान आया नहीं, लंबाई L जीरो, T समय है तो T की घात 1 आ गई, I एम्पियर है तो इसकी भी घात 1 है, तो M0 L0 T1 और A1। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि इसका जो विमा है क्या लिख सकते हो, A1 और T1, इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये हो गए अदिश राशि है, मात्रक आपको पता चल गया, इसकी विमा आपको पता चल गई। अब देखो कुछ इसके अन्य मात्रक होते हैं, ठीक है। एक कूलाम इक्वल टू बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब विद्युत स्थितिकी मात्रक, ठीक है। और एक कूलाम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ ESU। और एक कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU। और EMU को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो ये इसमें जो आवेश जो कूलाम है इसका रिलेशन बताता है ESU और EMU में। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नोट कर लेना, ठीक है। ये दोनों बस ये ज़रूर ध्यान रखना है, कूलाम मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब ये थोड़े से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। क्या होता है, फेराडे। फेराडे ने भी यही विद्युत धारा के संबंध में नियम दिए थे, प्रेरण के संबंधित अपन आगे पढ़ेंगे। तो उसके समान में इसके सबसे बड़े मात्रक को नाम क्या दे दिया, फेराडे। और एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम। एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और जो आवेश है उसका सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। तो सबसे बड़ा मात्रक हो गया, तो दूसरी बात आती है कि सबसे छोटा मात्रक क्या होगा। तो आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है उसको कहा जाता है फ्रैंकलिन। क्या कहा जाता है, फ्रैंकलिन, ठीक है। और एक फ्रैंकलिन का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर जो आवेश है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। और एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, उनके संबंध में उसको अपन ने क्या कह दिया, फ्रैंकलिन उसका मात्रक कह दिया, ठीक है। तो ये हो गए अपन का आवेश के बारे में जानकारी कि आवेश अदिश राशि है, उसकी विमा पढ़ लो, उसके मात्रक पढ़ लो। मात्रक कूलाम है, सबसे बड़ा मात्रक फेराडे है, सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन है। अब ये छोटा मात्रक का जो मान है वो कैसे आया, वो आपको अपन आगे बताएंगे, ठीक है। कि ये छोटा मात्रक है, इसका मान अपन ने 1.6 × 10⁻⁻19 कैसे लिखा। अब देखो अपना जो आगे का टॉपिक है वो है आवेश के गुणधर्म, कि आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो अपन पढ़ते हैं। देखो आवेश के गुणधर्म, 4 गुणधर्म होते हैं। उन चारों गुणधर्मों में सबसे पहले जो है वो है विद्युत आवेश की योज्यता। जो सबसे पहला है वो है विद्युत आवेश की योज्यता। ये देखो योज्यता का, योज्य का मतलब होता है योग से। क्या होता है, योग से। आवेश की योज्यता, तो ये क्या कहता है, किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, कोई भी एक निकाय है, अगर आप उसका कुल आवेश बताना चाह रहे हो तो उस निकाय में उपस्थित प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कौन सा योग, बीजगणितीय योग। देखो अगर राशि सदिश होती है तो सदिश योग करते हैं, और राशि अदिश होती है तो अपन कौन सा योग करते हैं, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मैंने दिखा रखा है, ये एक निकाय है, इसमें आवेश पड़े हैं +- Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn। तो कुल आवेश क्या आ जाएगा, +- Q1 +- Q2 +- Q3 +- Qn, सबको जोड़ दिया चिन्ह समेत बीजगणितीय योग में। तो किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह आपके आवेश की फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है विद्युत आवेश की योज्यता। अब एक एग्जाम्पल लिया है कि देखो इस निकाय में इतने आवेश पड़े हैं, +2 कूलाम, +6 कूलाम, -8 कूलाम, +1 कूलाम, और पूछा है कि इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा बीजगणितीय योग के लिए। तो देखो क्यों बराबर +2 +6 +1, प्लस को अलग जोड़ दिया, माइनस को 8 अलग कर दिया। तो प्लस वाले कितने हो गए, 6 2 8 1 9, और माइनस का कितना हो गया 8, तो 9 में से 8 गए, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई, 1 कूलाम। तो इस प्रकार आप इसका किसी भी निकाय का कुल आवेश निकाल सकते हो। और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है विद्युत आवेश की योज्यता, मतलब किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सेकंड जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश की निश्चरता।
विद्युत आवेश की निश्चरता का मतलब है निश्चर है कि डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, वेग पर। कि जो आवेश का मान है वो उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे एक वस्तु है, उसके ऊपर आवेश 5 कूलाम है, वो अभी स्थिर है, एक जगह पड़ी हुई है, तो उसका आवेश 5 कूलाम है। अगर उसको अपन ने उठा के फेंक दिया और वो हवा में 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है, तो उस हवा में जाते समय उसका वेग कितना होगा, तो वही आवेश कितना होगा, तो वही होगा जो पहले वाले था 5 कूलाम। कोई डिपेंड नहीं करेगा वेग के ऊपर। मतलब जो क्यू का मान है वो विरामावस्था में विराम में है, वही क्यू का मान किस में रहेगा, गतिशील अवस्था में रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड टॉपिक है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। और किस प्रकार करता है, ये फॉर्मूला है, ये जरूर याद रखना आपको। m=m0 बट्टा √1 - v² ठीक है। m=m0 बट्टा √1 - v² m0 क्या है, विराम द्रव्यमान है। इस फॉर्मूले से देखो, अगर वेग का मान बढ़ेगा तो द्रव्यमान का मान भी बढ़ेगा। तो वेग का मान बढ़ने से किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है। एक बेटा चीज़ होती है विशिष्ट आवेश। क्या होती है, विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आवेश बट्टा द्रव्यमान। आवेश बट्टा द्रव्यमान कि एकांक द्रव्यमान पर कितना आवेश है, वही क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश। एकांक द्रव्यमान का आवेश क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश। एक अपन जैसे पढ़ते थे विशिष्ट प्रतिरोध, पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, कि एकांक लंबाई के तार का जो प्रतिरोध होता है वो कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध, या उसको कहते हैं प्रतिरोधकता। उसी प्रकार एकांक द्रव्यमान का की वस्तु का जो आवेश होता है वो कहलाता है विशिष्ट आवेश। तो इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटा द्रव्यमान। तो ये देखें कि विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो विशिष्ट आवेश हो गया आवेश बटा द्रव्यमान, ठीक है, आवेश बटा द्रव्यमान। तब ऊपर वाला जो आवेश है वो तो निर्भर नहीं करेगा, वो तो निर्भर नहीं करेगा, लेकिन नीचे जो द्रव्यमान है वो तो वेग पर निर्भर करता है। तो नीचे वाली अगर दो क्वांटिटी उनमें से एक क्वांटिटी भी डिपेंड कर गई तो वो भी तो करेगी। तो विशिष्ट आवेश बराबर आवेश बटा द्रव्यमान, ये वेग पर निर्भर करता है। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ चुके हैं, आवेश की योज्यता और विद्युत आवेश की निश्चरता। अब देखो दो प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में जो अपनी तीसरी प्रॉपर्टी है वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, तो जैसे अपन ने आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और एक अपन ने जैसे पहले 10वीं में पढ़ा था, 11वीं में पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता था, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो सदैव क्या रहती है, नियत रहती है। सेम टू सेम वही आपको आवेश के संरक्षण के नियम में लिखना है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न उत्पन्न, न नष्ट, न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है आवेश को। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात कोई विलगित निकाय है जो किसी अन्य निकाय से संपर्क में नहीं हो, कोई एक पर्टिकुलर निकाय है, उसका जो कुल आवेश है वो क्या रहता है, सदैव नियत रहता है। यही अपन का आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। उदाहरण पढ़ते हैं 1 नंबर, घर्षण प्रक्रिया। ठीक है, कि आवेश संरक्षण के नियम को जो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो घर्षण प्रक्रिया में अपन ने क्या किया था, एक उदाहरण, दोनों में से एक उदाहरण लेके चलते हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो कांच की छड़ें धनावेशित हुई थी और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया था। तो देखो घर्षण रगड़ने से पहले देखो कांच की छड़ क्या है, उदासीन है, रेशम का कपड़ा क्या है, उदासीन है। विलगित निकाय मतलब दोनों को मिला लिया, तो कांच की छड़ पर आवेश भी क्या है, उदासीन है, 0 है, रेशम के कपड़े पर भी क्या है, 0 है। तो 0 + 0 बराबर कितना, 0। तो पहले घर्षण से पहले जो निकाय है उसका आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। अब अपन ने क्या किया, उनको रगड़ा, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में गए, तो एक ऋणावेशित हो गई, दूसरी धनावेशित हो गई। कांच की छड़ धनावेशित हुई, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। तो कांच की छड़ पर मान लो 2 कूलाम का आवेश आ गया, तो रेशम के कपड़े पर कितना आएगा, -2 कूलाम। दोनों को जोड़ो, 2 - 2 कितना आ गया, 0। तो पहले भी आवेश 0 था विलगित निकाय का, अब भी कितना रहेगा, 0 रहेगा।
अर्थात आवेश क्या रहता है, नियत रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी देखो, कुछ अभिक्रिया है, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की टक्कर। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन, दोनों की टक्कर हुई, गामा बनेगा। ये गामा किरण मिलेगी, एनर्जी मिलेगी साथ में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले देखो आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर -1, तो -1 + 1, पहले निकाय का आवेश कितना हो गया, 0। लास्ट में गामा एक उदासीन जो किरण होती है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इस पर भी आवेश कितना है, 0। जितना पहले था उतना बाद में है, मतलब आवेश के जो संरक्षण का नियम है उसका पालन कर रहा है। तीसरी, एक नाभिकीय अभिक्रिया लिखी है, 92 यूरेनियम 238, तो ये टूट के क्या बनाता है अभिक्रिया, 90 थोरियम 234 और 2 हीलियम 4, और इस 2 हीलियम 4 को ही कहा जाता है एल्फा कण। हीलियम का जो नाभिक होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एल्फा कण। तो पहले आवेश देखो, जो नीचे वाली जो संख्या होती है ये प्रोटोनों की संख्या को बताती है और यही आवेश को बताती है, और ऊपर वाली संख्या होती है उसकी जो द्रव्यमान संख्या को बताती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों के योग को। तो बाण में क्या है, मतलब प्रोटोनों की संख्या है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, वही आवेश। तो पहले आवेश कितना है बेटा, 92। अब देखो बाद में देखो ये 90, यहाँ से तो 90 मिल गया, यहाँ से कितना मिल गया, नीचे 2, तो 90 + का 2 बाद में भी कितना रहा, 92। तो आवेश क्या रहा, नियत रहा ना। तीस चौथी लास्ट के बगैर देखो, 7 नाइट्रोजन 14 + एल्फा कण 2 हीलियम 4 टूटा बना, मतलब 9 फ्लोरीन 18, और ये वापस टूट के क्या बन जाता है, 8 ऑक्सीजन 17 + 1 H1 मतलब एक प्रोटॉन। तो पहले आवेश देखो 7 + का 2, नीचे 7 है, यहाँ नीचे 2 है, 9, यहाँ पर देखो कितना है, 9, यहाँ पर देखो तो यहाँ से 8, यहाँ से एक, वापस कितना मिल गया, 9। तो आवेश क्या रहा भाई, नियत रहा। तो हर स्थिति में जो आवेश का मान है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। यही आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश को न उत्पन्न करो सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। चौथा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखो, क्वांटीकरण क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश या किसी भी वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश अगर अपन भेजते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के रूप में जाता है। अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या का एक गुणज होता है। ठीक है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 का इलेक्ट्रॉन का आवेश या 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश या 4, मतलब जो किसी भी वस्तु पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। अर्थात Q = क्या होता है, ±Na, मतलब इलेक्ट्रॉनों की, Na का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N है मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इस N की वैल्यू है ना वो हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एन का मान नहीं हो सकता 1/2, 3/4, पाई, √14, √15 या कोई 7/9, मतलब कोई भी एक ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या नहीं है वो एन का मान नहीं हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो पूर्ण गुणज के रूप में ही आवेश स्थानांतरित होता है। इसके ऊपर से देखो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे, पूछा जा सकता है कि क्या वस्तु पर इतना आवेश संभव है। तो वहाँ पर देखेंगे अगर एन का मान पूर्ण संख्या के रूप में आ रहा है तो संभव है, अगर एन का मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रहा है तो संभव नहीं है। अब देखो एन की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से वो आपको फ्रैंकलिन मैंने अपने देखा था कि सबसे छोटा मात्रक कैसे मिला वो देखते हैं। आवेश क्यों बराबर एन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या का पूर्ण गुणज होता है, और एन का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, 1। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण संख्या होती है, 0.1, 0.2, 0.002 ये तो हो नहीं सकती, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1। तो क्यों बराबर क्या आ गया, 1 ही, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम वो ही होता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो एक मोस्ट टॉपिक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसे कण का नाम लिखो जो आवेशहीन भी है और द्रव्यमान रहित भी है, कि आवेशहीन व द्रव्यमान रहित कण का नाम लिखो, तो वो होता है बेटा फोटोन। जो एक फोटोन होता है वो आवेशहीन व द्रव्यमान रहित कण होता है। अब एक देखो यहाँ पर एक टार लिख रखा है अपन ने कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 है तो 100% बात है बेटा कि उस पर आवेश भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। बिना द्रव्यमान के अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं है, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। अगर किसी वस्तु पर आवेश 0 है तो जरूरी नहीं है कि उसका द्रव्यमान भी क्या हो, 0 हो।
ये ज़रूरी नहीं है, होता भी है। ये नहीं है कि जैसे एक कण हो गया, फोटोन है, उस पर आवेश जीरो है तो द्रव्यमान भी क्या है, जीरो है। दोनों का आवेशहीन भी है, द्रव्यमान रहित भी है, न तो कोई उसका द्रव्यमान है न ही कोई आवेश है। कौन सा कण है, वो फोटोन है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश शून्य है तो द्रव्यमान भी शून्य हो, उस पर द्रव्यमान हो सकता है। लेकिन ये 100% ज़रूरी है कि अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान नहीं है तो ये 100% बात है कि उसके उस पर आवेश भी नहीं होगा। तो बेटा आज के अपन ने क्या पढ़ लिया, विद्युतदर्शी पढ़ लिया, क्या काम आता है वो देख लिया, आवेश की उपस्थिति प्रकृति का पता लगाते हैं, फिर आवेश के बारे में अपन ने पढ़ लिया छोटी छोटी बातें कि मात्रक क्या होता है, कूलाम या एम्पियर सेकेंड, विमा क्या होती है, A1 T1 और अदिश राशि होती है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे 96,500 गुलाम। छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
और 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। फिर अपने पढ़ा था कि आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। पहला गुणधर्म था आवेश की योज्यता कि किसी भी निकाय का आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सेकंड था आवेश की निश्चरता कि जो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, जितना आवेश विरामावस्था में उतना ही गतिशील में है होता है, लेकिन द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर वेग पर निर्भर करने के कारण विशिष्ट आवेश भी वेग पर निर्भर करता है। तीसरा पड़ा आवेश का संरक्षण कि न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। चौथा पढ़ लिया अपन आवेश का क्वांटीकरण, मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। यहाँ तक अपन आवेश के बारे में जितनी सिंपल छोटे छोटे जानकारी थी वो अपन ने देख लिए। कल अपन मेन टॉपिक जो होता है जहाँ से मेन जो अपने चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वो देखेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, विद्युत स्थिति में वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन कल देखेंगे। आज के लिए बहुत है। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, गुड बाय।